नमस्कार मित्रों, 8 जून को पूरी दुनिया विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाती है, वर्ल्ड ओशन डे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्यों ये ज़रूरी है, क्यों ओशंस का मानवता के विकास में क्या योगदान है और हमें क्यों कद्र करनी चाहिए हमारे ओशंस के बारे में। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और ये चर्चा थोड़ी अलग प्रकार की होगी क्योंकि इसमें आपको हर प्रकार का साइंटिफिक, रिलीजियस, दार्शनिक हर प्रकार के व्यू को आप देखेंगे। और मैंने बहुत सारा देखा यूट्यूब पर, विश्व महासागर दिवस पर बहुत सारा वीडियोस देखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस प्रकार की वीडियो की कमी है जो कि समग्रता से चीज़ों को समझा दे सामान्य जन को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो 8 जून यानी विश्व महासागर दिवस पर ये वीडियो के माध्यम से मैं आज आप तक बहुत सारी चीज़ों को जो मैं समझता हूँ वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, यानी कि भोजन बदल के और जीवन की क्रियाशीलता बढ़ा करके मैं बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ठीक करने में विश्वास करता हूँ और उसको ठीक करता हूँ। ये करीब 1 लाख मरीज जो मैंने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखा, उसके अनुभव से मैंने सीखा। और एक चिकित्सक को होलिस्टिकली सोचना चाहिए, समाज, धर्म, विज्ञान और उसके आबो हवा, वातावरण, इकोसिस्टम सब के बारे में सोचना चाहिए, तभी वो अपने मरीजों को पूरी तरह से ठीक कर पाएगा। मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए मेरी ऐसी सोच है कि एक चिकित्सक को इन सारी चीज़ों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। और एक चिकित्सक नहीं, बीइंग ए ह्यूमन, आपको इन सारी चीज़ों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का दौर जारी है और मानवता एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, जो कि पिछले 1 साल अभी गुजर गया और अभी उम्मीद करते हैं, ऐसी संभावना है, जैसे लोग कहते हैं कि अभी 1 आध साल और लगेगा इससे उबरने के लिए। और जिस ढंग से मानवता ने अपनी जनसंख्या बढ़ाई है तो और ज़्यादा भी लग सकता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे कि आखिर विश्व महासागर दिवस मनाने का चलन क्यों शुरू हुआ और ये मानवता को बचाने के लिए इस पर विचार करना क्यों ज़रूरी है। आज कुछ इन्हीं सब मुद्दों पर मैं बात करूँगा। तो मित्रों, इसको मनाने का चलन शुरू हुआ 1992 ईस्वी से, जबकि कनाडा देश ने सबसे पहले कहा कि भाई इस पर विचार किया जाए, इस पर मनाया जाए। वैसे तो एक कंफ्यूज लोग कभी लोग कुछ कर जाते हैं, क्योंकि जब आप गूगल में टाइप कीजिएगा वर्ल्ड ओशन डे, तो ओशन डे एक अलग चीज़ है और एक होता है वर्ल्ड मेरीन डे। हालांकि ये कुछ देशों में मनाया जाता है, खासकर जापान में सागर दिवस मनाया जाता है। तो ये जुलाई के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है और 22 जुलाई को इस साल मनाया जाएगा। तो लेकिन ये अलग चीज़ है और इसमें भी चूँकि अब जापान जो है चारों तरफ सागर से घिरा हुआ है, तो इसीलिए जो ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए वो जो है कि वहाँ पर इसको मनाने की प्रथा है। लेकिन मेरीन डे अलग चीज़ है और ये वर्ल्ड ओशन डे अलग चीज़ है, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर्ड करता है। हालांकि ये शुरू तो हुआ था 1992 से, लेकिन 2008 ईस्वी से इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया और इसको हर साल इस पर इवेंट आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया सके कि महासागर का मनुष्यता और मनुष्य के जीवन को समुचित रूप से चलाने के लिए, इस प्लैनेट को सही रखने के लिए क्या उपयोगिता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया सके। क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समुद्र तट से बहुत दूर रहते हैं, तो वैसे केसेस में उन लोगों को भी ये ज़रूरी है जानना कि समुद्र जो उससे भले दूर हो, लेकिन और रोज़मर्रा के जीवनचर्या में उनसे वास्ता नहीं पड़ता हो, लेकिन समुद्र अगर नहीं रहे तो धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस धरती का करीब 71% हिस्सा जो है वो समुद्र ही कवर करता है और सबसे पहला जो जीवन धरती पर शुरू हुआ था वो समुद्र में ही शुरू हुआ था। इसलिए इस बात को, और अभी मनुष्यता ने जो इतनी अपनी आबादी बढ़ाई है, तो इसके वजह से निश्चित रूप से ये इक्विलिब्रियम टूटा है, इकोसिस्टम खराब हुआ है और जैव विविधता पर बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है और सागर में, महासागर में जितनी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ हुआ करती थी,
उसका करीब करीब 90% हिस्सा ख़त्म हो चुका है। और तो इसकी वजह से जो है कि पूरी मानवता को खतरा है। इसीलिए अब किसी एक सरकार के बस की बात अब ये नहीं रह गई है, केवल यूनाइटेड नेशंस की बस की बात ये नहीं रह गई है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है तो केवल एक कोई संस्था ही लड़ लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये हम सबों का दायित्व है। इसीलिए इसी संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व महासागर दिवस मनाने की अवधारणा दी गई है। आप इसको दार्शनिक अर्थों में भी समझ सकते हैं, क्योंकि कहा गया है हमारे जीवन को सागर से तुलना किया गया है, संसार की तुलना सागर से की गई है, जीवन भव सागर है। तो इसका अर्थ क्या होता है, आप इसको अगर सोचने बैठिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सागर में क्या होता है और नदी में क्या होता है कि नदी में आपको दूसरा किनारा सामने दिखता रहता है, लेकिन सागर में दूसरा किनारा नहीं दिखता। यानी कि आप अगर सागर के किनारे खड़े हैं तो जीवन भी एक सागर के समान है, जिसका एक किनारा तो आपको दिखता है जो वर्तमान है, लेकिन आपको भविष्य नहीं दिखता, उसका कोई और छोर नहीं दिखता। उसी प्रकार से है, दूर से देखने में सागर नीला नज़र आता है, बड़ा सुंदर नज़र आता है, लेकिन जब नज़दीक जाइएगा तो उसका पानी उतना ही कड़वा होता है। जीवन भी इसी माफिक है कि जब लगता है कि बहुत सुंदर है, लेकिन जब उसमें डूबते हैं तो उसके अंदर की सच्चाई, उसका दुख हमको दिखने लगता है। तो ये तो एक दार्शनिक जो एक सागर के किनारे जाके क्या देखेगा और क्या समझेगा, ये एक दार्शनिक सोच हो सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक बुद्धि से देखिएगा तो भी आपको सागर में बहुत कुछ नज़र आएगा। तो अब हम सागर की विवेचना करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि 71% हिस्सा जो है धरती का वो सागर कवर करता है। तो अभी हम पहले कुछ नक्शे के द्वारा सागर को समझ लें, तो फिर हमको ये जानना आसान हो जाएगा। तो चर्चा करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये समझिए, तो ये देखिए वर्ल्ड का मैप है। तो आप देखिए कि इसमें टोटल जो है 5 महासागर है। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, और ये इधर भी पैसिफिक ओशन है। ये सब अर्थ ग्लोब है, तो उसमें जो है इधर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। तो ये देखिए पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, और ये सबसे बड़ा महासागर है। और ये जो है कि समझिए तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। ये जो है कि यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो कि ये अंटार्कटिका सागर तक जाता है। और यहाँ पर आप देखिए अटलांटिक महासागर है। तो ये उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। ये है उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक, और बीच में विषुवत रेखा इक्वेटर आप देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है ये। और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में आपको जो है कि मकर रेखा है, और उत्तर में फिर एक कर्क रेखा है, जो कि ये आप देख रहे हैं। तो ये भारत से गुजर रहा है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर में, ये दक्षिणी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो इसलिए तो आप तो जानते होंगे कि जो टेम्परेचर ये जो होता है मौसम, जो भारत में जो जब जाड़ा होगा, तो जैसे कि यहाँ पर अंटार्कटिका में जाड़ा कब होगा, जब अंटार्कटिका में गर्मी कब होगा, जब भारत में जाड़ा होगा। यानी नॉर्थ गोलार्ध में जब ये होगा, तो यहाँ पर अगर आपको कभी अंटार्कटिका जाना हो तो आपको जाना चाहिए जनवरी के महीने में, जब भारत में जाड़ा रहता, वहाँ पर गर्मी रहता। तो उल्टा चलता है दोनों में, तो वो तो आप जानते हैं। और कोई भी ध्रुवीय इलाका में 6 महीना जो है कि दिन रहता है, 6 महीना रात रहता है, उस प्रकार से चलता है। तो खैर वो तो अलग चीज़ है। तो अभी जो महासागर हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो है दक्षिणी अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक है, और इधर आपका प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। चूँकि ये ग्लोब है और आपस में सब जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो वो आप समझ सकते हैं। तो अब जो ये आप देखें, तो ये जो है आपको ये जो दिखलाई पड़ा। और तो इसमें हम लोग को क्या समझने लायक बात है, इसमें समझने लायक बात ये है कि ये जो इसमें महासागर में बहुत सारी धाराएं भी चलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें धाराएं भी चलती हैं। और जो है कि महासागर ऑन एन एवरेज करीब 3, अब एवरेज निकालिएगा तो करीब 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर ये गहरा होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गहरा जगह है उसको बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। ये आप देख सकते हैं, ये मैरियाना ट्रेंच का इलाका है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है गुआम के पास, यहाँ पर जो है ये सबसे गहरा जो इलाका है वो मैरियाना ट्रेंच में है। वो 11 किलोमीटर गहरा है। आप सोचिए जो एवरेस्ट है वो 8,808 किलोमीटर है ऊंचा, जबकि ये मैरियाना ट्रेंच जो है उतना गहरा। यानी कि ये जो समुद्र है ये कोई सब जगह समतल नहीं है, कहीं पर
गड्ढा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर झरना है, तो इस प्रकार से, और उसी पर पानी समझिए कि पूरे में है। और ये जो है ऑक्सीजन का, ये जो है कि पूरा ये है, इसमें ऑक्सीजन का समझिए बैंक है ये, है ना। चूँकि यहाँ पर अच्छा सबसे ज़्यादा जो मोर देन 50% ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है वो पूरे वातावरण में, वो आपको समुद्र में ही से बनता है। और बहुत ही टाइनी माइक्रो क्रिएचर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लैंकटन। वो प्लैंकटन जो है इसको ये बनाता है। आप देख सकते हैं प्लैंकटन का जो है कि यही प्लैंकटन है, यही जो है इसको बनाता है, ये जो प्लैंकटन आप देख रहे हैं। और ये फोटोसिंथेसिस करता है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस करके फिर ये जू प्लैंकटन इसको खाता है, उसको फिर बड़ी मछली खाता है, अरे छोटी मछली खाती है, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली, इस ढंग से ये इकोसिस्टम चल पड़ता है। तो आप ये देख रहे हैं। तो ये, और ये अगर आप हाइट की बात कीजिएगा तो आप देखिए कि किस ढंग से जो है कि माउंट एवरेस्ट जो है करीब करीब 29,000 फीट का है, जबकि ये 35,000 फीट का है मरियाना ट्रेंच। यानी कि ये करीब 8.8 किलोमीटर का है ऊंचा, तो जो कि ये जो है करीब करीब 11 किलोमीटर गहरा है। अभी तक पूरे संसार में ऐसे 3-4 लोग ही हुए हैं जो कि धरती के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गए हैं। और सबसे निचले हिस्से मतलब समुद्र का जो सबसे निचला हिस्सा है मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, जो प्रशांत महासागर में है, वहाँ तक पहुँचने वाले लोग कम हैं। तो आप ये देखें, और इससे आपको बहुत कुछ ओवरव्यू मिल गया कि भाई अब हम लोग इसमें क्या है कि धारा चलती है, और कुछ धाराएं गर्म होती हैं, कुछ धाराएं ठंडी होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग धाराएं चलती हैं। तो ये जो लाल रंग का आप देख रहे हैं, ये गर्म हवा है, गर्म धारा है समुद्र का। समुद्र का धारा कैसे उत्पत्ति होता है? क्योंकि विषुवत रेखा के पास ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो ये हिस्सा गर्म हो जाता है, तो यहाँ से जो है कि, और इधर वाला में ठंडा है। और महासागर तो सबको जोड़े हुए हैं, सब पानी, कहने के लिए 5 महासागर है, एक आर्कटिक सागर और एक अंटार्कटिक सागर, लेकिन कहने के लिए 5 है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो ये सब जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है। तो वैसे केसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ज़्यादा टेम्परेचर से जो है कि पानी जो है कि ऊपर वाला पानी जो है वो चूँकि हल्का हो जाएगा तो फिर वो इधर उधर जाएगा, और ठंडा पानी नीचे की ओर जाएगा। इस प्रकार से एयर का हवा का फ्लो होता है, समुद्री धारा का फ्लो होता है। तो आप देख रहे हैं इस ढंग से ये इक्वेटर पर वेव निकलता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं इसको, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट हुआ, और इसका एंटी करंट भी निकलता है। और ये जो देख रहे हैं ये ऐसे करके आगे बढ़ता है मैक्सिको की खाड़ी में जाके गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जल की धारा है, और इधर से लैब्राडोर धारा आता है। और यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में मछली उत्पादन होता है। तो जहाँ पर ठंडा और गर्म मिलता है जलधारा, वहाँ पर मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और इसी ढंग से ये गर्म जलधारा के चलते ही जो है लंदन का जो समुद्री तट होता है वो जाड़े के दिनों में भी ये रहता है, इसमें बर्फ़ नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि जो है कि ये गर्म जलधारा जो इधर से जा रहा है गल्फ स्ट्रीम, इसको ये करके बर्फ़ को गला देता है। और जबकि इसी अक्षांश पर अवस्थित है यहाँ पर जो और इलाका है, यहाँ पर वाला इलाका सेम अक्षांश पर है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ जम जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैब्राडोर जलधारा आता है। तो आप ये देख सकते हैं। तो टोटल जो है 5 महासागर है और 57 सागर है पूरे संसार में, 57 सागर है। लेकिन सबसे जो गंदा सागर है, मतलब कि सबसे पॉल्यूटेड अगर आप कहिएगा तो वो है मेडिटेरियन सी जो है, वो जो आप देखिएगा तो वो जो है कि वो सबसे गंदा है। और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आप देखिए, ये कैरिबियन सागर है, यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है, उसके अलावा ये अरब सागर है। सबसे बड़ा सागर वैसे अरब सागर को कहा गया है, ये सबसे बड़ा सागर है। और महासागर में सबसे बड़ा प्रशांत है, लेकिन ये सागर में टोटल 57 सागर है धरती पर। तो इसमें जो सबसे बड़ा सागर अरब सागर को कहा गया है। और सबसे पोल्यूटेड आपका ये हो गया आपका भूमध्य सागर है। उसी प्रकार से कैस्पियन सागर है, और बहुत सारा आप सागर देखिएगा, ये साउथ चाइना सागर है। तो ये आप देख रहे हैं। और जहाँ पर ठंडा और गर्म मिलता है वहाँ पर मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि यहाँ पर ओसियो और कुरोसियो करंट मिल रहा है, तो यहाँ पर मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। और मैरियाना ट्रेंच जो आपको हम दिखलाए, मैरियाना ट्रेंच जो है वो आपको इधर है,
यहाँ पर प्रशांत महासागर, इस धरती का सबसे गहरा इलाका, मतलब जो है कि जितना डीप जा सकते हैं आप, तो ये यहाँ पर है। यानी कि अगर हिमालय पर्वत को भी उल्टा करके यहाँ रख दिया जाए तो भी 3 किलोमीटर और गहरा ये होगा। यानी वो 8.28 किलोमीटर है, जबकि ये मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, जो सबसे गहरा स्थान है धरती का, वो जो है कि वो आपका 11 किलोमीटर 11.9 समझिए वहाँ तक जा चुका है। और कौन लोग गए हैं, अभी एक मिशन पूरा हुआ 2019 में जो डिस्कवरी चैनल ने चलाया था, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा अभी तो। लेकिन मैं पहले आपको ये दिखला दूं कि ये सब जो है कि और एक चीज़ और भी है, जहाँ जहाँ ठंडा जलधारा होता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये ठंडी जलधारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ठंडी जलधारा है। तो जहाँ पर भी ठंडी जलधारा होगा, है ना, तो वहाँ पर जो है कि ये आपका डिजर्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजर्ट तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिजर्ट इलाका है, मतलब प्रेसिपिटेशन कम होगा यहाँ पर ठंडी जलधारा में, वहाँ पर डिजर्ट तैयार हो जाएगा जनरली। तो पश्चिमी जो तट होता है किसी भी ये प्रायद्वीप का, वहाँ पर डिजर्ट वगैरह रहेगा, आपको पूर्वी में डिजर्ट नहीं रहेगा। तो ये चीज़ सामान्यतः ऐसा फॉलो किया जाता है, लेकिन ये हर जगह, क्योंकि और भी बहुत सारा फैक्टर होता है। तो आप देख सकते हैं। और नीचे में जो ये पूरा ड्रिफ्ट चलते रहता है उसको बोलते हैं ईस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये समुद्र का हमेशा लहर ये चलते रहता है। और ये लहर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पूरे संसार में एक ही टेम्परेचर मेंटेन होता है, मतलब ऑलमोस्ट टेम्परेचर को कहीं पर ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, कहीं ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो इसलिए जो है कि ये इसी के लिए ऐसा किया जाता है, ये समुद्री धारा। और इस धारा के चलने से न्यूट्रिशन को भी इधर उधर भेजा जाता है, और ये आपको बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सबसे सस्ता जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो समुद्री ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसमें हवाएं भी मदद करती हैं। तो बहुत सारा मैक्सिमम कारोबार जो होता है ना, वो आपको समुद्री इलाके से ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस ढंग से जो है कि कोलंबस जो है कि इधर से पहले यहाँ पहुँच गए थे, और जो है कि तो और बाद में फिर इधर आके घूम करके फिर यहाँ पर आए थे इंडिया में। तो खैर ये तो अलग चीज़ है। तो हम लोग आज विश्व सागर दिवस में महासागर दिवस की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ आपको और कुछ फोटोग्राफ दिखा दें, ताकि उससे आपको कुछ आइडिया लगे कि ये देखिए यही सब है, ये अलग अलग धारा है। ये कनारी धारा है, जो कि आपका लेब्राडोर धारा है। ये सब ठंडी धाराएं हैं, और ये सब जो पीला और लाल देख रहे हैं ये सब गर्म धारा है। तो इसी के द्वारा मौसम ये तय होता है, आप ये देख सकते हैं। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको जानना चाहिए वो है, यही वो व्यक्ति थे जो अभी हाल में रिसेंटली पहुँचे हैं। इसका नाम है वोस्कोभा। ये जो वोस्कोभा जी हैं ये मैरियाना ट्रेंच पर गए थे, और ये पांचों महासागर में जो सबसे गहरा इलाका है सब जगह ये पहुंच चुके हैं। और ये देखिए उन्होंने हिंद महासागर में जो सबसे गहरे जगह पर गए थे इंडियन ओशन में, तो उनको सबसे गहरे तल पर देखिए ये मिला था, आपको ऐसा जीव मिला था। यानी कि धरती के बहुत नीचे भी जीवन चल रहा है, उतने दबाव में भी। तो ये आपको बहुत कुछ इसके बारे में आइडिया देगा कि धरती के नीचे भी बहुत सारा चीज़ चल रहा है। तो ये देखिए, तो यही हुआ था जिसमें कि ये मिशन पूरा हुआ। करीब करीब 47,000 मील की यात्रा करने और 39 गोटा लगाने के बाद जो है कि ये डिस्कवरी चैनल का 5 भाग श्रृंखला ये भी आएगा, आप देखिएगा। तो एक्सपेडिशन डीप प्लैनेट में आप देख सकते हैं। तो इसमें पांचों महासागर के अंदर तक ये लोग चले गए हैं, और मैरियाना ट्रेंच भी चले गए हैं ये। और यही देखिए मैरियाना ट्रेंच है जो मैं आपको बता रहा था, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ये इसको चैलेंजर डीप बोलते हैं। ये जो है कि पृथ्वी का सबसे गहरा जो है कि यही है मैरियाना ट्रेंच। तो यहीं पर ये गए थे। और ये देखिए हवाई आइलैंड है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, हम लोग बोलते हैं कि धरती का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो हम लोग बोलते हैं हिमालय। नहीं, धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, हवाई द्वीप पर अवस्थित है, उसको हम लोग बोलते हैं मोना किया बेसिकली ज्वालामुखी पहाड़ है। तो वास्तव में ये तो 4200 मीटर ऊंचा है, जबकि एवरेस्ट जो है धरती के सतह से अगर जोड़िएगा तो ये 4200 मीटर ऊंचा है। लेकिन अगर आप इसका बहुत सारा पोर्शन समुद्र के नीचे है, यानी समुद्र के लेवल से ये 4200 मीटर ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन इसका करीब करीब अच्छा खासा पोर्शन समुद्र के नीचे भी है। यानी ये करीब करीब 10 किलोमीटर लंबा है
मतलब कि ये लंबा है। अगर आप इसके एकदम बेस तक जाइएगा तो 10 किलोमीटर मिलेगा आपको, यानी कि जबकि ये 8.5 किलोमीटर 8.8 किलोमीटर ही ऊंचा है आपका एवरेस्ट। तो वैसे केस में आपको याद रखना चाहिए कि मोनाकिया करके जो ज्वालामुखी पर्वत है वो। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि धरती का सबसे ऊंचा स्थान, तब तो आप एवरेस्ट बोल दीजिए, माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर कोई बोले सबसे ऊंचा पर्वत, तो वो आपका सबसे लंबा ऊंचा पर्वत अगर बोले तो वो आपको हवाई द्वीप में मिलने वाला, हवाई द्वीप अमेरिका के अंतर्गत आता है, प्रशांत महासागर में ये पड़ रहा है। इधर आपको देखिए यूएस दिखेगा और यहाँ पर देखिए आपको ये ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो यही आपको मैं दिखलाना चाहता था, यही है मैरियाना ट्रेंच। और यहाँ पर ये शख्स पहुँच गए थे ये और वापिस आए और छोबो महासागर के नीचे में अंदर जाके मानव सभ्यता अब बहुत आगे चली गई है और ये सब घूम करके आ चुके हैं। तो आप ये देख रहे हैं, इनका नाम है वेस्कोबा। तो ये आपने देखा। तो अब चाहें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि भाई ये जो है कि महासागर दिवस पर हमको क्या जानना चाहिए। तो आपको बहुत सारा चीज़ जानना चाहिए कि जैसे कि महासागर दिवस क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी जो है सतत विकास योजना जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया है, सतत विकास लक्ष्य तैयार किया है, जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल SDG। तो इसका जो 14 नंबर जो ये है भाग है, वो आर्टिकल है, वो कहता है कि पानी के नीचे जीवन। तो 17 टोटल इसका ये है, उसमें पॉइंट है, उसमें से 14वां पॉइंट जो है वो समुद्र के बारे में ही बात करता है कि किस ढंग से इंसान ने समुद्र में को गंदा किया है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि धरती का 20 अच्छे, और जैसे वन होता है आपको धरती पर, उसी ढंग से समुद्र के अंदर भी वन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ। तो ये जो कोरल रीफ होता है, ये 20% कोरल रीफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो कोरल रीफ जो होता है वो 20% जो कोरल रीफ है वो धरती का ख़त्म हो चुका है। तो कोरल रीफ बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरल रीफ में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म रहता है जहाँ से ऑक्सीजन तैयार होता है। तो ये धरती का 20% कोरल रीफ ख़त्म हो चुका है और 24% बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाने वाला है। तो ये सब बात है। सोचिए आप 1800 ईस्वी में हम लोग करीब 1 अरब के पास थे और आज 2021 में 7.5 अरब हैं। तो सोचिए मानव सभ्यता जो है कि 200-250 साल भी नहीं हुआ अभी, तो 225 साल में मानव सभ्यता करीब करीब जो है 6.5 अरब बढ़ चुकी है। तो ये जो 6.5 अरब आदमी धरती पर आया है, तो ये किस कीमत पर आया है? एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। यानी जो 90% मछली धरती पर हुआ करता था, बड़ा बड़ा मछली, वो अब धरती पर नहीं रहता। तो एक जीवन दूसरे जीवन में कन्वर्ट हो गया है, यही सब हुआ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मंगल ग्रह के बारे में जितना आदमी जानता है, उससे बहुत कम जानता है सागर के बारे में। केवल 5% सागर को ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो सोचिए अभी कितना जो है कि स्कोप है धरती पर। और अभी वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंककि अंटार्कटिका में भी शैवाल दिखने लगा था। इसका अर्थ हुआ कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है, और ये टेम्परेचर इस हद तक बढ़ा है कि करीब करीब 0.4 डिग्री सेल्सियस जो है कि पिछले 50-60 साल में बढ़ चुका है टेम्परेचर, 100 साल में बढ़ चुका है टेम्परेचर। तो ये और ये बढ़ने से क्या होता है कि जब ग्लेशियर पिघलता है तो बहुत सारा जो देश है जो कि बिल्कुल समुद्र में है, तो उन देशों का अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता है। जैसे कि मॉरिशस हुआ, तो मालदीव हुआ। अभी देखिए नया जो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बने हैं अध्यक्ष बने हैं, वो निर्वाचित हुए, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर को चुना गया है। तो कहने का मतलब कि ये सब जो है बहुत सारा बांग्लादेश का पोर्शन गायब हो जाएगा। अभी देखिए आप गंगा सागर का बहुत सारा पोर्शन जो है डूब गया है। जो गंगा सागर इलाका है भारत में द्वीप है बेसिकली, वो आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो वो तीर्थ भी है, हिंदू का तीर्थ भी है, तो वो अच्छा खासा डूब चुका है। जो आप अगर 50 साल पहले गंगा सागर जो था, आज अच्छा खासा समुद्र में विलीन हो चुका है उसका इलाका। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव सभ्यता अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहा है और उसके चलते वो CO2 ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउसेज गैसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कार्बन ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं, CO2 इमिशन बढ़ रहा है हम लोग का। तो इसके अब लेकिन दुनिया जाग रहा है, और कहीं ना कहीं कोरोना संकट को भी आप उसी नज़रिए से देख सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस बीता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस में इस बार का थीम क्या था? 2021 का थीम था कि हम लोग को ये फिर से रिपेयर करना है, इकोसिस्टम को फिर से रिप्लेनिश करना है। तो रिप्लेनिश कैसे होगा?
जो प्रोड्यूसर हैं ऑक्सीजन के उसको बढ़ाना होगा, और जो हम लोग कंज्यूमर हैं ऑक्सीजन के तो हम लोग को भी उसी ढंग से, तो प्रकृति एडजस्ट करता है। तो क्यों कभी युद्ध के रूप में, कभी विभीषिका रूप में, बीमारी के रूप में जो है इंसान ख़त्म होता है और फिर वो जो है कि काउंटर बैलेंस होता है। तो कहीं ना कहीं आप कोरोना को भी इसी नज़रिए से देख सकते हैं कि तमाम विकास के बावजूद जो है मानव सभ्यता के पास कभी कभी कोई ऐसा बीमारी आ जाता है जिससे कि वो बच नहीं पाता और उसका मौत हो जाता है। तो बहुत सारा मौत तो वायरस के चलते हुआ, बहुत सारा मौत लॉकडाउन जो कर दिया गया उसकी वजह से, बेरोजगारी की वजह से हुआ। लेकिन आप इसको अगर देखिए तो पूरे ओवरऑल कंसेंसस हो गया कि सब लोग को वैक्सीन ले लेना है और ये सब करके, तो आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबली में लोग अब जाग चुके हैं कि अब मानवता का जो जनसंख्या है उसको उस ढंग से नहीं बढ़ने देना होगा। हालांकि आप देखिएगा तो अभी चाइना जो है एक नया नीति लाया है जिसमें कि वो 3 चाइल्ड पॉलिसी को ये कर दिया कि 3 चाइल्ड जो है अब रखने को ओके कर दिया। तो 79 के आसपास में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, जब लगा कि अब इससे पॉपुलेशन उसका कम हो जा रहा है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसका जो काम कर सकता है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन घट रहा है, तो वैसे केसेस में जो है कि वो क्या कर दिया, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया 2006 के आसपास में, और अब देखिए कि 2021 में वो फिर ले आया है 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो कहने का मतलब हुआ कि मानव सभ्यता का पॉपुलेशन बढ़ता है तो कुछ कुछ ऐसा घटना घटता है कि उसका पॉपुलेशन फिर से घट जाता है, अच्छा खासा अचानक कम कर दिया जाता है। तो ये तो बैलेंस है प्रकृति का, तो ये आप सोच सकते हैं। वैसे आप अगर देखिएगा तो क्या क्या अभी संकट आया है, अगर आप इसका अध्ययन करने निकलिएगा तो आपको बहुत कुछ नया चीज़ पता चलेगा। जैसे कि इस बार का जो थीम है वो कहता है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, मतलब जीवन और जीविका, जो महासागर है जीवन और जीविका, यही थीम दिया गया है कि हम ऐसा कर दें कि सस्टेनेबल हो जाए, कि हम जितना ले रहे हैं महासागर से उतना हम दे भी दें, क्योंकि वो बेसिकली ऑक्सीजन का फैक्ट्री है और जो फाइटोप्लैंकटन होता है यही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और जो वातावरण का CO2 एब्जॉर्ब करता है और अच्छा खासा CO2 एब्जॉर्ब करता है, आपका मोर देन 50% CO2 जो है आपका ये ऑब्जर्व करता है। तो लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इसमें बहुत सारा कचरा मिला रहे, प्लास्टिक, अच्छा खासा प्लास्टिक मिल रहा है। 19.5 करोड़ किलो प्लास्टिक एक दिन में समुद्र में चला जाता है। आप यही सोचिए कि हर मिनट 15 टन, यानी 15 टन का अर्थ हुआ 13,607 किलो प्लास्टिक समुद्र में हर मिनट मिलाया जाता है। आप सोचिए कितना ज़्यादा उसमें ये हो रहा है। तो इसमें अभी क्या है कि एसिडिफिकेशन बढ़ गया है, पॉल्यूशन की वजह से ज़्यादा CO2 जब वातावरण में बढ़ेगा तो क्या कार्बोनिक एसिड बनेगा, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ज़्यादा एसिडिफाई कर दिया है। तो एसिडिफिकेशन किस हद तक हुआ है कि 0.4 जो है pH जो है करीब करीब 0.4 के आसपास कम हो गया है। इधर 50 सालों में C का जो pH है 0.4 कम हो गया है, तो 8.1 रहना चाहिए, तो pH जो है कि 0.4 कम हो गया है और ऐसी संभावना है कि 2100 साल तक और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को जागने की अब आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि जब pH कमेगा आपका, तो जब एसिडिफिकेशन बढ़ेगा आपका, तो वैसे केस में कोरल रीफ वगैरह गलने लगेगा। कोरल रीफ को समझिए तो ये समुद्र का जंगल, जैसे जंगल क्यों जरूरी होता है, जैसे अमेजन का जंगल है तो वो ऑक्सीजन का फेफड़ा का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से जो जितना ऑक्सीजन आपको वन भी नहीं बना पाता है, पेड़ पौधा भी नहीं बना पाता है, उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन जो है आपको अकेले समुद्र प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ पर फाइटोप्लैंकटन होते हैं और जो कि दिखते भी नहीं हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, और वो जो है आपको ये इस प्रकार से वही प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी कहीं पर हम लोग जो ना पॉल्यूशन जो समुद्र में फेंका है उसकी वजह से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन भी होता है, और यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जब ज़्यादा न्यूट्रिशन आप डाल दीजिएगा तो उसके वजह से ज़्यादा मात्रा में वो तैयार हो जाएगा अलगी वगैरह, और ये जो अलगी तैयार होगा तो उसकी वजह से नीचे में ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, वो चूँकि वो सड़ेगा भी, और सड़ेगा तो नीचे धूप कम पहुँचने देगा, तो नीचे भी ऑक्सीजन कम बनने लगेगा, तो उसकी वजह से, और जब वो सड़ेगा, कोई भी पेड़ पौधा जब सड़ता है तो उल्टा काम होता है उसमें, फिर वो ऑक्सीजन लेने लगेगा और ख़राब मीथेन गैस वगैरह सब छोड़ने लगता है। तो सड़ता है तो उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होता है,
तो आपका बैलेंस गड़बड़ाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपको हमने जो दिखलाया, तो अटलांटिक महासागर में, खासकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक एरिया है जिसको बोलते हैं सारगासो सागर। तो ये सारगासो सागर है जिसमें कि एक ऐसा सागर है जिसका कोई चारों तरफ भी कोई ज़मीन नहीं है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा शैवाल जो है आपको तैरते रहता है समुद्र में, तो उसको बोलते हैं सारगासो सागर। आप गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिएगा। तो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूट्रोफिकेशन होने लगा है, ज़्यादा मात्रा में शैवाल बनने लगे। लेकिन जब ज़्यादा आप न्यूट्रिशन छोड़ने लगिएगा तो समुद्र में, तो वैसे केसेस में, और तो समुद्र में पॉल्यूशन कैसे फैलता है? एक तो माइक्रोप्लास्टिक जो प्लास्टिक हम लोग जो यूज करते हैं वो बहुत धीरे धीरे करके गलता है, और वो गल करके माइक्रोप्लास्टिक बनाता है, फिर वो नैनो प्लास्टिक बनाता है, और फिर ये मछली के वो जीवन सिस्टम में चला जाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। फिर वो हमारे चूँकि मछली हमारे आहार श्रृंखला का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो करीब करीब 1 अरब आदमी को प्रोटीन जो मछली से मिलता है, तो धरती पर जो है आप खुद सोच सकते हैं। तो वैसे केसेस में आप खुद सोचिए कि कितना इम्पैक्ट होगा, और हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है उसके चलते। तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। उसके अलावा ऑयल स्पिलेज होते रहता है, कोई जहाज उलट गया, टैंकर टूट गया, तो उसका जहाज स्पिलेज होते रहता है, तो उसके चलते भी पोल्यूशन फैलता है और जो समुद्र में, तो उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो हम लोग इतना ज़्यादा मात्रा में समुद्र में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, चला रहे हैं कुछ तो उसके अंदर साउंड पोल्यूशन भी फैलता है। और क्या देखिएगा कि समुद्र में भी जो जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उनका वो जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब होता है। आपके द्वारा जो आर्टिफिशियल लाइट आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो सुपरसोनिक वेव जो प्रोड्यूस करते हैं उसके वजह से, तो उसके वजह से भी बहुत सारे का लॉस होता है। और मनुष्य ने ओवर फिशिंग करना शुरू कर दिया, तो सस्टेनेबल फिशिंग होना चाहिए। तो ओवर फिशिंग जैसे कि बहुत सारा चीज़ जैसे होता है, जैसे कि आपको जानना चाहिए कि ब्लास्ट फिशिंग होता है, जिसमें कि जैसे कोई आदमी चाहता है मुझे ज़्यादा मछली मिल जाए, तो चूँकि वो कॉमर्शियल उसका इंटरेस्ट है, तो क्या करेगा, नीचे जाके बम डायनामाइट ले जाएगा और समुद्र में बम विस्फोट कर देगा। तो उसके चलते क्या होगा, उस एरिया का मछली अचानक जो है ऊपर की ओर आ जाएगा, तो चूँकि बहुत सारा मछली मर जाएगा। लेकिन होता क्या है, नहीं तो बहुत सारा मछली ऊपर की ओर फेंक दिया जाएगा। तो जो ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है बहुत सारा मछली, तो करीब अगर मान लें कि 10 मछली आपको ऊपर फेंका गया जिसको आप जाल से पकड़ लिए, लेकिन 10 मछली जो आप पकड़े, तो उसके 10 मछली पकड़ने के लिए आप 90 मछली को नीचे मार दिए। तो ये जो ब्लास्ट आप किए हैं उसके, तो ब्लास्ट फिशिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आपका। देखिए खासकर जो आपका साउथ ईस्ट एशिया का जो देश है, खासकर आप फिलीपींस वगैरह में देखिएगा, वियतनाम वगैरह में, तो उस सब जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हो रहा है ब्लास्ट फिशिंग। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा साइनाइड फिशिंग होता है। साइनाइड फिशिंग में पोटेशियम साइनाइड दे दिया जाता है, उसके चलते भी मछली मरता है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपको मछली को तो आप बहुत सारा जीव जंतु को आप मार दे रहे हैं, क्योंकि साइनाइड हीमोग्लोबिन में जाके अटैच हो जाता है, तो ऑक्सीजन अटैच नहीं हो पाता, इसलिए आपका रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन हर जगह नहीं पहुंचता, तो वो मछली मर जाता है। लेकिन वो खाली मछली नहीं मरता, और भी जीव जंतु मरता है, जो कि आपको नहीं खाना है। आपको खाना तो केवल मछली है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सारा जीव जंतु मरेगा। तो प्रैक्टिकली आप डैमेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उस प्रकार के चीज़ों के द्वारा। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। और तो बहुत सारा लोग कछुआ पकड़ते हैं, चाहे और भी जीव जंतु पकड़ते हैं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको इकोसिस्टम को बहुत गहरा असर डालता है। कोरल रीफ का भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया। तो बहुत सारा, खासकर जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया था, वहाँ पर बहुत सारा कोरल रीफ था। सबसे बड़ा जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ उधर ही बना हुआ है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के साइड में। तो वो सब भी अब धीरे धीरे जो है कि बहुत कम हो रहा है। और कोरल रीफ बनने में समय बहुत लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मतलब कि आप देखिए तो करीब करीब 10 साल में 1 सेंटीमीटर रीफ बनता है। आप सोचिए उतना ज़्यादा किलोमीटर में रीफ बना हुआ है, तो हज़ारों साल का वो नतीजा है। और आप उसको वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा के, सी का टेम्परेचर बढ़ा के, एसिडिटी को बढ़ा करके, एसिडिफिकेशन बोलते हैं, वो जो ज़्यादा हो रहा है, तो उसके वजह से कोरल रीफ डैमेज हो रहा है। तो ओवर फिशिंग के चलते डैमेज हो रहा है। पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके चलते खराब इफेक्ट पड़ रहा है इकोसिस्टम। और रीजनरेट नहीं कर पा रहा है इकोसिस्टम जो है ना, वो रीजनरेट, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप
ज़्यादा नहीं ये कीजिएगा तो रिपेयर कर लेता है, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से भी ओवर फिशिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ओवर फिशिंग हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के तहत ही ये मनाया जाता है कि भाई सब लोग जागें, केवल एक लोग नहीं। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप पानी का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। बहुत सारा ऐसा चीज़ जो कि जिसको बनाने में कार्बन उत्सर्जन होता है, उन चीज़ों को, जैसे कि आप टिश्यू पेपर, आप जैसे देखिए अभी कोरोना के टाइम में अब ये मास्क, अब सोचिए ये सब तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, आपके नदी से फिर कहाँ जाएगा, वो समुद्र में जाएगा। तो फिर ये सब भी तो आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल, अल्टीमेटली इससे क्या होगा, नैनो प्लास्टिक तैयार होगा। अब ये नैनो प्लास्टिक किसको बोलते हैं, 100 नैनोमीटर के साइज़ का। अब ये मछली के पास जाएगा, फिर मछली फिर आपके भोजन के प्लेट में आएगा और आपके हाथ में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब करके हम जो है कि व्यवस्था को डैमेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझना होगा कि हम अगर कोई सैनिटाइज़र बना रहे हैं तो बनाने में अच्छा खासा CO2 उत्सर्जन हो रहा है, तो उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों को के प्रति सचेत होना है सब लोगों को। इसीलिए विश्व सागर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा कि भाई ये सब लोग जागें, कोई एक आदमी का चीज़ नहीं है। तो ये सब लोगों को जागना होगा। और जो हम लोगों ने अभी 26% एसिडिफिकेशन बढ़ा दिया है, शुरुआत के दिनों से देखिएगा तो जब से मानव सभ्यता का इतिहास मिलता है तब से लेकर अभी तक जो है 26% एसिडिफिकेशन बढ़ाया है। और 30% के आसपास मेरीन हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने कर दिया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी समुद्र में ही रहता है। और करीब करीब एक साल में 2000 नया प्रजाति को मानव विज्ञान जो है खोज करके दर्ज करा लेता है। तो इसी रफ्तार से लोगों में जागरूकता भी हो रहा है, लोग जाग रहे हैं, तभी तो ये सब फैक्ट पता चल रहा है। तो इसी जागरूकता को सब लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है ये विश्व समुद्र दिवस मनाना। और जो है कि तो जो आपको बताया कि बड़ी मछलियाँ 90% जो है ख़त्म हो चुकी हैं। तो यही सब चीज़ों को जगाना है। और यूट्रोफिकेशन बढ़ चुका है, करीब करीब 20% यूट्रोफिकेशन बढ़ा है। यूट्रोफिकेशन का जो आपको बताए कि जब हम जैसे मान ली कि आप कोई एक शहर है, उस शहर का जो निकल रहा है मलबा, तो नदी में निकलता है, तो वहाँ पर क्या ओवर न्यूट्रिशन है। वो जो मलबा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बनिक मैटर है, उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो ये सब ज़्यादा मात्रा में जीव पैदा करेगा। और ये ज़्यादा मात्रा में जो जीव पैदा करेगा ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि फिर ओवरऑल फिर वो कभी न कभी सड़ेगा और नीचे वाले एरिया में नहीं पहुँचने देगा। जब समुद्र के सतह पर ही जब ज़्यादा मात्रा में शैवाल हो जाए तो नीचे तो ऑक्सीजन कम और धूप कम पहुँचने देगा, तो नीचे वाले एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और फिर जब वो सड़ेगा तो अच्छा खासा ऑक्सीजन सोखेगा। तो यूट्रोफिकेशन बहुत ख़राब चीज़ है, ओवर पॉल्यूशन के चलते हो रहा है। 20% यूट्रोफिकेशन बढ़ गया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो आपका जो टोटल, वैसे तो 71% जो पूरा क्षेत्रफल है पूरा ग्लोब का, वो समुद्र उसको लेता है। और समुद्र के चलते ही आपका सब जलवायु भी ये रहता है, आपके जलवायु को इफेक्ट करता है। आपको वहाँ के चलते वर्षा होता है, आपको तब हर जगह आपको उपजाऊ ज़मीन मिलता है। ये सब समुद्र के चलते ही आपको समझिए आपके पृथ्वी का फेफड़ा है ये, जो कि आपको साफ करता है। केवल पौधा ही फेफड़ा नहीं होता, बल्कि पौधा ज़्यादा ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। फाइटोप्लैंक्टन दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन कितना जरूरी है वो सोचिए कि उसमें दो प्रकार का होता है, डिनोफ्लैजिलेट और डायटोम। तो आप देखिएगा, तो इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जो कोरल रीफ होता है, कोरल रीफ टोटल महासागर का जितना क्षेत्रफल है उसका 0.1% क्षेत्रफल में ही कोरल रीफ है। और लेकिन यानी समुद्री वन इसको कह सकते हैं। और ये जो है कि कोरल रीफ है जो कि 0.1% है, लेकिन इसमें 25% बायोडाइवर्सिटी रहता है। सोचिए, मतलब कि समुद्र में जितना प्रकार का जीव जंतु है उसमें से 25% जीव जंतु जो है वो कोरल रीफ में रहता है। तो ये क्यों जरूरी है कोरल रीफ को बचाना, जो कि अब डिस्ट्रक्शन के कगार पर पहुंच गया है। तो यही सब चीज़ जानना चाहिए। तो अभी आपको हम कुछ बताते हैं फैक्ट, जो कि आप देखिएगा। सबसे पहले आज से 59 साल पहले जो है कि वाल्ड पिकारड करके एक व्यक्ति थे, जो 23 जनवरी 1960 में 5 घंटा लगा था वो पहुँचे थे मैरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे निचला जगह है धरती का। तो वहाँ तक पहुँचे थे, प्रशांत महासागर में है, करीब 11 किलोमीटर नीचे। और करीब आधा घंटा वो रहे थे वहाँ पर, और फिर वो ऊपर की ओर आ गए थे।
तो ये वाल्स पिकारड जो थे सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। और अभी विक्टर वेस्कोवो जिनका हम फोटो दिखाए आपको, वो जो है कि वहाँ पर नीचे गए थे। 24 अगस्त 2019 को वहाँ पहुँचे थे और वो फिर वापस आ गए। तो बहुत लोग आप साइट पर पाइएगा कि 8 लोग पहुँच चुके हैं धरती के सबसे निचला जगह, जो वो आपको वहाँ पर लोग चले गए हैं मैरियाना ट्रेंच में। तो वो सब जो है, और इसमें जो आप देखिएगा कि कितने कितने लोग, तो माइक स्टीवन जो हैं 212 घंटा पानी के अंदर रह चुके हैं, 1986 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। तो ऐसा आपको बहुत सारा मिलेगा। टाइटैनिक जो डूबा था वो अटलांटिक महासागर में है, और जो कि समुद्र तट से 3.8 किलोमीटर नीचे है, जबकि जो मैरियाना ट्रेंच बताए वो समुद्र तल से जो है कि 10.92 किलोमीटर नीचे है। सोचिए कि कितना ज़्यादा अंदर है वो। तो वो है। तो अभी आपको जैसा हमने बताया कि मंगल ग्रह के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन समुद्र के बारे में भी बहुत कम जानते हैं। और पॉल्यूशन इसलिए भी फैल रहा है कि डीप सी माइनिंग भी हो रहा है। लोग जहाँ पर समुद्र छिछला है वहाँ से लोग तेल भी निकाल रहे हैं, जैसे बम्बई हाई से तेल निकल रहा है, तो वहाँ से तेल भी निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं, बहुत सारा मिनरल्स निकाल रहे हैं, और जो समुद्री जीव से बहुत सारा दवा तैयार हो रहा है। सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का मीडिया है। तो ये जो है कि आपको ये होता है, और ये जो है आपका 23% एनुअल इमिशन ऑफ कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सब जो है कि आपको ये तथ्य है जो कि जानना चाहिए। और ये 21 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल जीएनपी जो देता है आपका, 25 ट्रिलियन में से 21 ट्रिलियन जो है समुद्र से आपको आता है। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और जो है कि ये 60% इसमें कोस्टल सी से आता है और 40% ओपन सी से आता है। टोटल 60% टोटल इमिशन जो है कि बायोस्फीयर का वो ये जो है कि ये एब्जॉर्ब करता है। और वायुमंडल की तुलना में 54 गुना ज़्यादा कार्बन ये सोखता है। यानी जो सबसे ज़्यादा कार्बन है वो आपका समुद्र में ही है। तो वो समुद्र में ही है, और अल्टीमेटली फिर वहाँ सब धरती में जमा होते जाता है, तलहटी में। ये हीट ट्रांसफ़र भी करता है एक जगह से दूसरी जगह, हीट को बैलेंस करता है। और हीट के डिफरेंस की वजह से ही समुद्री वेव चलता है, और वही समुद्री वेव आपको जैसे बताया ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, और वही समुद्री वेव हर जगह के मौसम को भी नियंत्रित रखने में काम आता है। तो ये जो है कि वातावरण में जब CO2 बढ़ता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और उससे कैल्शियम कार्बोनेट, और यही लाइमस्टोन के रूप में आपको दिखता है। तो ये सब चीज़ तथ्य को जानने के लिए ही आपको ये दिवस मनाया जाता है। और ये इस तथ्य के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस का महत्व है। तो जब भी आप समुद्र तट के पास जाइए तो ज़रूर ये सोचिए कि ये जो सागर है ये कितने सारी चीज़ों को समेटे है। और अभी मानव सभ्यता अगर और बढ़ेगा, आबादी और बढ़ेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब समुद्र में भी वो अपना घर बनाएगा, समुद्र के अंदर भी घर बनाएगा, मछलियों को और ज़्यादा मारेगा। लेकिन मनुष्य सभ्यता जागा भी है तो वो उसका अल्टरनेटिव भी वो पैदा करेगा। उस ढंग से लोग जागे भी हैं। और बहुत सारा ऐसा मूवमेंट आप देखिएगा गूगल में टाइप करके, जिसमें कि लोगों ने कछुओं का संख्या बढ़ाया है, लोगों ने जो है कि क्योंकि ये सब इकोसिस्टम का एक पार्ट है, लोगों ने मछलियों का ये को रोका है। और जो है कि उसका भी संख्या, जैसे लोग करते क्या कि ओवर फिशिंग, अब पूरा जाल डाल दिए, उसमें पूरा का पूरा खींच लिए, पूरा उसमें बड़ा मछली भी आ गया, तो जिसको आपको नहीं भी खाना है वो भी आप निकाल लिए। तो उसके चलते क्या होता है, कभी कभी उसके चलते आप ऐसा भी होता है कि जो समुद्री जहाज़ किसी ऐसे सागर से गुजरा और फिर उसके बाद वो वही सागर किसी छोटे महासागर से निकल के छोटे सागर में चला गया, तो वहाँ के बहुत सारे नए जीवों को इधर से उधर भी कर देता है। तो जेली फिश का पॉपुलेशन कैरिबियन सागर में या आपका भूमध्य सागर में बढ़ गया। उसका कारण यह है कि उसके चलते क्या हुआ कि वो कम से कम ऑक्सीजन में भी जीवित रह जाता है जेली फिश। तो जेली फिश के बढ़ने से बहुत सारा नेटिव फिश जो था वहाँ का वो भी कम होने लगा, तो उसकी वजह से भी मछली का उत्पादन घटा। तो ये बहुत सारा फैक्टर है जो कि आपको इफेक्ट करेगा। और कहा जाता है कि आपके शरीर में उतना खून में उतना नमक है जितना कि समुद्र में है, इसलिए सबसे पहले जीवन समुद्र से ही शुरू हुआ था और समुद्र से ही कहीं न कहीं समुद्र का अंश भी हमारे शरीर में है। तो इसीलिए विश्व समुद्र दिवस हमें
ये बताता है कि कहीं न कहीं अपने अंदर के समुद्र को भी हम समझें, सोचें और उसके प्रति जागरूक हों। और कभी भी हम अगर जाते हैं तो जो हमसे हो सकता है कि भाई प्लास्टिक वगैरह समुद्र में नहीं जाने दें, उसका कम से कम उपयोग करें और जो है कि रिसाइक्लेबल चीज़ का ज़्यादा उपयोग करें और कम से कम ऊर्जा का खपत करें ताकि CO2 उत्सर्जन कम हो धरती पर। इन्हीं सब चीज़ों के प्रति में जागरूकता फैलाने के लिए केवल वन जमीन पर ही नहीं होता, समुद्र में भी होता है, ये सब भी जानना चाहिए। फाइटोप्लैंक्टन क्या है इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो यही सब चीज़ जागरूकता फैलाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि यदि हम मछली खा रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि आखिर ये मछली आया कहाँ। ये मछली अब व्हेल जो है 500 फीट नीचे तक रहता है और 500 साढ़े 500 फीट नीचे तक रहता है, और जबकि सोचिए कि मैरियाना ट्रेंच जो है वो आपको 10 किलोमीटर नीचे है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा अभी मानव सभ्यता को अभी और आगे खोजना है धरती पर। तो बहुत कुछ चीज़ अभी 5% महासागर के बारे में ही इंसान जानता है, अभी बहुत कुछ उसको खोजना बाकी है। तो जैसे ही वो सब खोजेगा उसको बहुत सारा, अभी सोचिए 40 एरिया जो है यानी कि जहाँ तक सूरज का रोशनी पहुँचता है वो करीब 500, 600, 700 मीटर ही पहुँचता है, उसके नीचे फिर नहीं जा पाता है। अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर नीचे चला जाए तो वैसे केस में उसका लंग फट जाएगा। और करीब करीब 700 मीटर के नीचे आपका जितना भी ये सब रहता है पनडुब्बी, वो 700-800 मीटर गहरा में घूमते रहता है और देश की रखवाली करता है। लेकिन सोचिए कि जो आदमी भी मैरियाना ट्रेंच में गया होगा वो मशीन के सहारे, वो कैसे गया होगा, उस प्रेशर पर तो इतना प्रेशर पड़ेगा कि कोई जो है कि सिंपल पनडुब्बी भी फट जाएगा। लेकिन वो उतना नीचे चला गया, पानी का इतना प्रेशर के बावजूद वो नीचे गया और वहाँ पर रह करके भी 4-5 घंटा बिताया और उसका फोटोग्राफ भी लिया और तब ऊपर आया, और उस गहन अंधकार में भी उसको हिंद महासागर में दिख गया। तो बहुत सारा कुछ जीव दिखे। हालांकि हाँ, एक और तथ्य जो उन्होंने बताया था, जो कि वो गए थे विक्टर वेस्कोवो करके आप टाइप कीजिएगा, तो वो गए थे। वो बेसिकली फिनेंसर बैंकर थे, उनको शौक था तो वो अंदर तक गए थे। वो 5.5 घंटा रहे थे, नॉर्वे के बेसिकली थे ये, और अंदर जाकर के वो रहे भी थे। और इनको बेसिकली डिस्कवरी मिशन के तहत तो उन्होंने क्या देखा कि प्लास्टिक समुद्र के नीचे भी पहुंच चुका है, यानी कि मैरियाना ट्रेंच के गड्ढे में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। सोचिए कैसे मानव जाति जो है इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगा तो कैसे होगा। हम आपको बताएं कि जो है कि टोटल 19.5 करोड़ किलो प्लास्टिक एक दिन में समुद्र में डाल दिया जाता है। तो सोचिए कि कहाँ जाएगा, और तो धीरे धीरे मछली खत्म हो जाएगा, खाली प्लास्टिक नजर आएगा। तो हमें इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक होना होगा। और कहीं न कहीं ये इंसान जब ज़्यादा दिक्कत करने लगता है तो इंसान भी खत्म होने लगता है और प्रकृति भी उसको सजा देता है। तो इस ढंग से आप अगर देखिएगा तो ये कोरोना संकट भी वही है, जो मानव सभ्यता इतना आगे तरक्की कर लिया लेकिन जो है अभी भी वो सामान्य वायरस से डर जा रहा है। तो ये वायरस, बैक्टीरिया भी ये सब सभी कार्बन का ही एक रूप है, आप ऐसे सोचिए। तो आप अगर ज़्यादा पोल्यूशन फैलाइएगा तो ज़्यादा इस अलग अलग प्रकार का बैक्टीरिया वायरस पनपेगा, तो इस ढंग से आपका भी जीवन इस धरती पर नहीं रह पाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए जागरूकता जरूरी है। तो आइए विश्व सागर दिवस पर इन सारे तथ्यों से को अपने जहन में जागरूक करें। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जागिए, और ऐसा मत सोचिए कि हम तो व्यवसायी हैं, हमको क्या मतलब सागर से। नहीं, आपको मतलब है और आपको जानना चाहिए। सागर पर बहुत सारी कविताएं हैं, गज़ल हैं, वो वहीं तक सीमित नहीं रहिए, कुछ साइंटिफिकली भी सोचिए, चीज़ों को दूर तक समझिए कि सागर का पानी जो भाप बनता है और वो मानसून के रूप में बरसता है, फिर वो नदी के रूप में फिर चला जाता है, और इस ढंग से ग्लेशियर में सब जमा रहता है पानी। तो ये अलग अलग रूप है, और इन सब चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा तो आपको बहुत प्रकृति में ईश्वर नज़र आएगा, और जहाँ पर रहस्य है वहीं पर ईश्वर है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अभी भी रहस्यमयी बने रहिए, और तभी आप कम से कम इतना तो पता रहेगा कि आखिर जो भी फाइटोप्लैंक्टन से लेकर के वायरस से लेके बैक्टीरिया से लेके ये सब को भी भगवान ने बनाया है, और भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। तो अपने अंदर झांकें, और पॉजिटिव बात यही है कि अगर डिस्ट्रक्टिव लोग हैं तो
कंस्ट्रक्टिव लोग भी धरती पर हैं जो कि इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस भी इस दिवस को मना रहा है और इस नॉलेज को प्रोपेगेट करा। इस दिन कम से कम ये वीडियो देख के आपको और भी जानने की उत्कंठा पैदा हो, यही इस वीडियो का मकसद है कि आप भी सोचें कि आखिर जो है कि हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा गहरा जगह है धरती पर और वहाँ तक भी समुद्र है। तो ये सब चीज़ आपके मन में क्यूरियोसिटी जगाए और ज़्यादा जानें, और कभी भी जाएं, जैसे अब अंडमान निकोबार जाते हैं तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जब डाइव करते हैं तो सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ पर अंदर के मछली को देखिए, तो आपको अच्छे जो बहुत सारा मछली लोग पकड़ता है, रंग बिरंगा मछली, उस पकड़ने में भी आपको इकोसिस्टम को आप डैमेज करते हैं, क्योंकि अच्छे वो ऐसा प्रजाति आप ले आते हैं जो कि खाने लायक नहीं है, और वो आप उसको गलती से आप छोड़ दिए गंगा वगैरह में, तो समुद्री मछली को गंगा में छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा कि वो गंगा के मेन नेटिव मछली को ख़त्म कर देगा। तो ऐसा बहुत सारा मछली देखा गया है गंगा में। तो वो ये सब चीज़ जो हो रहा है, इंसान इधर से इधर कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, धरती पर तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वो सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, तभी हम लोग जागरूक होंगे, तभी ये विनाश रुकेगा। तो यही सब उद्देश्य से ये दिवस मनाया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ नए अर्थों में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमसे फ़ोन करके बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8969953194। तो आप हमसे कोई भी बीमारी को जड़ से ठीक करा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अब इंसान इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि उसको हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट नहीं खाना चाहिए। तो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूरा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनबीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल से वह साबुदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव केला नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावे दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, हरो उड़द चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी मत नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना, दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोज घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो। अगर ये कीजिएगा तो आपको जो है कि 100 साल तक बिना बीमारी के जीवन बिताइएगा, और धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के शरीर को भेजा गया है 100 साल तक। तो इंसान बीमार क्यों पड़ता? क्योंकि वो भूल जाता कि जिस परिवेश में वो रहता है, अपने आप को जो बदला है, पहले कुदाल से खेत जोतता था, ज़बरदस्त मेहनत करता था, शारीरिक श्रम करता था, उस समय वो बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेता था। लेकिन आज के डेट में हर चीज़ आप मशीन के हवाले कर दिए, तो आपके शरीर का कैलोरी कम जलता है, और वैसे केस में ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिएगा तो उससे बीमारी हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या बोल रहा है कि अब जो है जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ है उससे इथेनॉल बना रहा है, और वो बायोफ्यूल के रूप में काम करेगा, बायोडीजल। और समुद्र दिवस में आपको ये भी जानना चाहिए कि जो है कि समुद्र के किनारे बहुत पवन का रफ्तार ज़्यादा होता है, तो उसके चलते जो है कि पवन ऊर्जा भी अच्छा खासा उत्पादन होता है समुद्री एरिया से। तो अब तो धीरे धीरे लोग, और समुद्र में भी आप अगर आप लगा पाए जो सोलर मशीन, तो सोचे कितना ऊर्जा पैदा को आप कैच कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है जिसको कि आज आपको सोचने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का वीडियो हमको नहीं मिला था यूट्यूब पर, तो हमें लगा कि इस प्रकार का वीडियो हिंदी में ज़रूर बनाना चाहिए ताकि लोग उसके प्रति प्रेरित हो जाएं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई प्रकांड पंडित हैं इस मामले में, नहीं, लेकिन जितना कुछ हम जान पाए तो ये और लोगों तक प्रोपेगेट करना, ताकि और लोग भी इस चीज़ों को जान पाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और जो है कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा 2 चैनल है, डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर यूट्यूब पर, और एक चैनल है क्रांति जयकर। तो ये दोनों चैनल में से जो भी चैनल मिले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए तुरंत आप तक पहुँचे।
मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मिलता रहूँगा, क्योंकि मैंने एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच डेवलप किया है। हर बीमारी हमारे गलत भोजन से होता, 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज होता, केवल 10% ही दवा होता। तो ये सब चीज़ मैं विकसित किया हूँ 1 लाख मरीज के अनुभव से। तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग बीमारी का भी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो जो है कि आप हमसे फ़ोन पर भी सलाह ले सकते। हमारा नंबर है 8969953194 और 9386999300। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक कराना हो तो आप हमको इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन ये जड़ से तभी जाएगा जब आप जड़ से अपने गलत भोजन को बदलिएगा। याद रखिए, कोरोना से लड़ना है, कोरोना से लड़ के कोरोना से नहीं जीत सकते। अपनी गलत आदतों से लड़ के आप हर बीमारी से जीत सकते। यानी ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप क्यों खाना चाहते हैं 4000 कैलोरी, सब बीमारी हो जाएगा। आप देखिए समुद्र में भी एक्सेस न्यूट्रिशन दे दीजिएगा तो क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। तो उस ढंग से अति सर्वत्र वर्जित, तो ज़्यादा चीज़ हमेशा आपको नुकसान करेगा। तो एक बैलेंस है जीवन एक बैलेंस है, उसी बैलेंस में चलना है। तो उससे अति से हमेशा गलती होता है। प्रकृति अगर थोड़ा भी बैलेंस गड़बड़ाएगा तो आपका लाइफ गड़बड़ा जाएगा। तो इस बात को समझना होगा। सोचिए 0.4 डिग्री टेम्परेचर अगर पूरे संसार का बढ़ गया तो कितना हो हल्ला मच गया। और सोचिए अगर 3-4 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या हालत होगा। तो ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। किसी भी बीमारी के संदर्भ में होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के तहत अगर आपको इलाज लेना हो तो हम बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ये सब भी जड़ से ठीक करते हैं। तो ये सब बीमारी को भी ठीक कराने के लिए आप हमसे फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। इसी ढंग से प्रेम बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। एक सागर के नाम आपका एक सागर का प्रणाम आपको मैं छोड़ दिया जाता हूँ। तो उस सागर में भी परमात्मा को ढूंढिए, उस लहरों में परमात्मा को ढूंढिए। और उसका आध्यात्मिक अर्थ एक ये भी है कि सागर की अलग अलग लहरें जो होती हैं वो अलग अलग मानवता है, अलग अलग मानव का रूप है। लेकिन एबिस में यानी कि तल में हम लोग सब मिले हुए हैं, यानी कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस में हम लोग सब मिले हुए हैं। इसीलिए जो है कि आप सब में वही परमात्मा का दर्शन कीजिए, तो ये मानवता का सारा दुख समस्या खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी 4 अरब आदमी धरती पर ओवरवेट है। और इसी धरती का एक सच्चाई ये है, 4 अरब आदमी एक्सेस खाना खा रहा है। जितना उसको कैलोरी रोज चाहिए उससे ज़्यादा खा रहा है, क्योंकि उसके पास धन का कमी नहीं है, जम के खा रहा है। और इस धरती पर करीब करीब 80 करोड़ लोग ऐसा भी है, यानी 1 अरब करीब करीब ऐसा भी लोग है जिसको 24 घंटे का भोजन नहीं मिल रहा है। यानी अगर ये 4 अरब आदमी अपना एक्सेस भोजन इस 1 अरब आदमी को दे दे तो ये 5 अरब आदमी स्वस्थ हो सकता है। लेकिन हम लोगों में संग्रह का आदत है, हम जरूरत ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करना चाहते और उसको खर्च नहीं करना चाहते। यही मानवता का सबसे बड़ा दिक्कत है कि एक एक आदमी ज़्यादा भोग लेना चाहता, तो उसके चलते चूँकि दूसरा को दूसरा नजर आता उसको, जबकि दूसरा नहीं है। समुद्र हमको ये सिखाता है कि एबिस में हम लोग, तलहत्थी में हम लोग एक ही हैं। और अलग अलग लहरों में हम लोग जो भी अलग अलग रहे, तलहत्थी में हम लोग एक ही हैं। तो ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। तो अभी समुद्र में बहुत कुछ जानना है, उसके तलहत्थी में बहुत कुछ शोध की आवश्यकता है, और मानव जाति वो सब कर रहा है। तो चलिए, अगर इस वीडियो के माध्यम से सागर को अपने अंदर महसूस कीजिए, और जब भी समुद्र तट पर जाएं तो उसको एक्सप्लोर कीजिए, और उसको अलग अलग जानकारी अलग अलग चैनल वगैरह से ज़रूर लाने का प्रयास कीजिए। तो अगर आपके अंदर समुद्र के प्रति थोड़ा भी कुछ भाव पैदा हुआ तो ये वीडियो मेरा सफल हुआ। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। प्रेम बनाए रखिएगा। आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।